जैसे ऑपरेशन सिंदूर ने नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से बेचारे बेचारे पाकिस्तान की मांग भर दी गई है। क्वेश्चन आप करते रहना बेटा, आज और होमवर्क देंगे आपको। अवकलन समाकलन के ही प्रश्न हैं, कोई मायावी चीज नहीं है। हमने सदिशों की बात की थी, राशियों को दो भागों में बांट लिया था। सर कौन कौन सी? एक सदिश और दूसरी अदिश। ठीक है, फिर हमने कुछ सदिशों के प्रकार पढ़े थे और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सदिशों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार, बहुत ही काम का प्रकार, जिसे अपन क्या कहते हैं? इकाई सदिश। तो इकाई सदिश क्या होता है बेटा? इकाई सदिश एक ऐसा सदिश होता है, इकाई सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण कितना होता है? एक, और उसके पास दिशा होती है ना। अब सदिश है तो दिशा तो होगी ही, परिमाण कितना होता है? एक है। तो अब अपन पढ़ेंगे बेटा इकाई सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत काम की चीज, वेरी वेरी काम की चीज, वेरी वेरी काम की चीज। ठीक है, तो देखो हम ऐसा लिखते हैं, मतलब सीन ऐसा है मित्रों, इकाई सदिश ज्ञात करना, इकाई सदिश ज्ञात करना, फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो इस दुनिया में कोई भी सदिश है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? परिमाण गुणा दिशा, परिमाण गुणा दिशा कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बेटा सदिश। क्या मिलता है बेटा? सदिश। या सदिश को हम कैसे लिखते हैं? परिमाण गुणा दिशा, परिमाण गुणा दिशा, ऐसे लिखते हैं। आवाज में कोई इशू आ रहा है क्या मासूम भाई? देखना आवाज शायद कम आ रही है, या वो वाला माइक नहीं है ये पहनने वाला, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता है। यही वाला माइक पगला है, ये मेड इन पाकिस्तान है क्या ये? है नहीं तो इस माइक की भी मांग भरनी पड़ेगी सिंदूर से। परिमाण गुणा दिशा, ये होता है सदिश। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों साइड परिमाण से भाग दे रहे हैं। इधर भी हमने परिमाण से भाग दिया और यहाँ भी हमने क्या किया बेटा? परिमाण से भाग दिया। किसी राशि से भाग देते हैं ना तो दोनों साइड देते हैं, परिमाण से भाग दिया। अब यो परिमाण गया तो यहाँ पर क्या बचा है? एक गुणा दिशा, एक गुणा दिशा इज इक्वल टू क्या है? सदिश, सदिश बटे परिमाण, सदिश बटे परिमाण। अब एक गुणा दिशा, एक गुणा दिशा, इसी को अपन क्या कह देते हैं? एक सदिश है, दिशा है मतलब सदिश, इसका परिमाण कितना? एक, तो इसी को हम बोलते हैं इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। तो याद रखना बेटा, इकाई सदिश किसके बराबर होता है? कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम सदिश लिखेंगे बटे परिमाण, सदिश बटे परिमाण, ये इकाई सदिश हो गया। ये हो गया बेटा अपना इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश, सदिश कौन लिखेगा? क्यों पगलू? इकाई सदिश, इकाई सदिश बराबर क्या हो गया? परिमाण गुणा दिशा। इस चीज को बेटा याद रखा जाएगा सदियों तक। ओके, चलिए अब देखो इकाई सदिश का हमने क्या किया कि ज्ञात कैसे करेंगे ये सीखा। इकाई सदिश को ज्ञात कैसे करेंगे हमने ये सीख लिया। अब इसका यूज क्या? मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं कि इट इज वेरी वेरी महत्वपूर्ण। यूनिट वेक्टर आईएमपी, आईएमपी वो इसलिए, इसलिए देखो इकाई सदिश का उपयोग, देखो इकाई सदिश का उपयोग, इकाई सदिश का उपयोग क्या है जीवन में। अच्छा, यहां इससे पहले इकाई सदिश ज्ञात करना है अपने पास, इकाई सदिश ज्ञात करने का तरीका तो वो मैंने आपको लास्ट पढ़ने पे बताया। आप तो ऐसे याद रखना कि इकाई सदिश, इकाई सदिश इज इक्वल टू सदिश बटे परिमाण, सदिश बटे परिमाण, सदिश बटे परिमाण। ठीक है, अब देखो इसका यूज क्या, उपयोग क्या है। तो देखो अगर हमारे पास किसी राशि का परिमाण है, हमारे पास किसी राशि का सिर्फ और सिर्फ परिमाण है बेटा, अब आवाज कम नहीं आ रही होगी, अब आवाज कम नहीं होगी दोस्त, अभी भी आवाज कम लग रही है? कोई समस्या लग रही है तो कमेंट में 7 लिखो, कोई समस्या लग रही है तो। बेटा दोबारा बता दें, ये लिखा है इस पन्ने पे, ये याद रखना है, ये काम की चीज है, ये काम की चीज है, इसको याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। क्या याद रखना है कि इकाई सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बटे परिमाण, बस सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। ठीक है, अब देखो बेटा इकाई सदिश का उपयोग, इकाई सदिश का उपयोग। तो अगर हमारे पास किसी राशि का सिर्फ परिमाण है, परिमाण क्या था हमारे पास? परिमाण। ठीक है, अब इस परिमाण में, इस परिमाण में हम गुणा कर देते हैं किससे? इकाई सदिश से, इकाई सदिश से हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो इकाई सदिश का मतलब क्या हुआ? इकाई सदिश का मतलब हुआ कि परिमाण कितना? एक, और दिशा, दिशा। ठीक है, परिमाण इंटू एक क्या बचा बेटा? परिमाण ही बचा। परिमाण इंटू एक क्या हुआ बेटा? परिमाण, और हमारे पास क्या बची इधर? दिशा। तो परिमाण इंटू दिशा, परिमाण इंटू एक परिमाण, परिमाण इंटू दिशा क्या होता है? यही सदिश होता है, यही क्या होता है? सदिश होता है। तो ये याद रखना कि अगर हमारे पास किसी राशि का सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, इफ वी हैव ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सिर्फ परिमाण है, तो उसमें इकाई सदिश से गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगा? सदिश। क्या मिल जाएगा बेटा? सदिश मिल जाएगा। ओके, चलिए ओके, चलिए अब देखो कोई सदिश होता है ना बेटा, कोई सदिश जैसे, और यहाँ पर एक चीज और लिख लेना बेटा कि जो अलग अलग अपनी दिशाएं होती है ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स दिशा का इकाई सदिश अपन क्या मानते हैं? एक्स दिशा
का इकाई सदिश, बोले तो यूनिट वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं एक क्या कहते हैं, आई कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? आई कैप। ठीक है, ये कन्वेंशनली ट्रेडिशनली मान के चला जाता है। ठीक है, मान लो एक संकेत है आई कैप, कुछ भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, लेकिन लोगों ने डिसाइड किया कि हम आई कैप मानेंगे। ठीक है, तो आई कैप है। बाई दिशा का यूनिट वेक्टर क्या मान के चलते हैं, कोई बताएगा? तो यस मास्टर बताएंगे, जे कैप। और जेड दिशा का इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर कैसे माना जाता है, के कैप को। जेड दिशा का यूनिट वेक्टर कैसे माना जाता है बेटा, के कैप को। ठीक है, तो कन्वेंशनली एक्स दिशा का इकाई सदिश आई कैप, बाई का जे कैप, जेड का के कैप, जेड का के कैप। ठीक है, इस तरीके से माना जाता है, इस तरीके से माना जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो सदिश का निरूपण। ठीक है, सदिश अपन बनाते हैं, तो हमने एक सदिश बनाया ऐसे, ये सदिश बनाया। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो एंड होता है जहां तीर है, इसको बोलते हैं सदिश का हेड। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, है ना, जिसको मातृभाषा में आप सीट्स कह सकते हैं। मातृभाषा में क्या कह सकते हैं? सीट्स। और इसको क्या कहते हैं? टेल, जिसको मातृभाषा में क्या कहा जा सकता है? पूंछ। इसको मातृभाषा में क्या कहा जाता है? पूंछ कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको निर्देशांक दिए गए हैं सीट्स के और पूंछ के, है ना। जैसे इस पॉइंट को हमने मान लिया पॉइंट ए और इस पॉइंट को मान लिया पॉइंट बी। पॉइंट बी के निर्देशांक हैं x2, y2, x2, y2, z2। ठीक है, और इसके निर्देशांक कितने हैं बेटा? x1, y1, z1, x1, y1, z1। ठीक है, तो इस सदिश को अपन लिखते कैसे? जैसे हमने कहा ए बी सदिश है, ए बी सदिश, इसके ऊपर तीर लगाते हैं, तो सदिश को कैसे निरूपित करते हैं? इसको क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे? ए बी सदिश। ठीक है, ए बी सदिश। अब इसमें ही ये बता दिया जाता है कि सदिश का शीर्ष कहाँ है, पूंछ कहाँ है। तो देखो ऊपर जो तीर बना है ना, इसमें पूंछ कहाँ है? ए के ऊपर, और शीर्ष कहाँ है? बी के ऊपर। पूंछ कहाँ है? ए के ऊपर, शीर्ष कहाँ है? बी के ऊपर। तो ए से बी वाला सदिश है। यहाँ पर देखो तीर कहाँ है? बी पर, और ये पूंछ है। ठीक है, अब इसको अपन कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो ये इसको लिखा जाता है शीर्ष के निर्देशांक, हेड के निर्देशांक माइनस टेल के निर्देशांक, टेल के निर्देशांक। मतलब शीर्ष के निर्देशांक में से पूंछ के निर्देशांक घटा दीजिए, शीर्ष के निर्देशांक में से पूंछ के निर्देशांक घटा दो। एक्स में से एक्स का घटाओगे, बाई में से बाई का घटाओगे, और एक्स में से एक्स का, बाई में से बाई का, जेड में से जेड का, जेड में से जेड का। तो ए बी सदिश, ए बी सदिश, सदिश कहाँ है? बी पर। तो शीर्ष का एक्स निर्देशांक कितना है? x2। तो ये x का शीर्ष निर्देशांक, पूंछ का। ठीक है, शीर्ष का निर्देशांक, पूंछ का किसका? x का, x का। ठीक है, अब x दिशा का इकाई सदिश क्या मानते थे? आई कैप। क्या मानते थे? आई कैप, है ना, परंपरा के अनुसार आई कैप माना जाता है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे बेटा आई कैप। ठीक है, अब x वाला पद लिख लिया, अब किस पर आएंगे? बाई पर। तो शीर्ष का बाई निर्देशांक y2, पूंछ का बाई निर्देशांक y1, तो ये कितना हो गया? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप, z2 माइनस z1 के कैप, जेड में से जेड का। बड़ी सिंपल सी बात है, शीर्ष के निर्देशांक माइनस पूंछ के निर्देशांक। अब x में से x का, बाई में से बाई का, जेड में से जेड का। जेड दिशा का इकाई सदिश के कैप माना था, बाई दिशा का जे कैप, x दिशा का आई कैप। ओके, तो ये चीजें याद रखोगे, बराबर। तो ये तो सदिश हो गया, सदिश। ठीक है, सदिश लिखना। अब हम बात करेंगे सदिश का परिमाण। हम किसकी चर्चा करेंगे बेटा? सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण, परिमाण का मतलब, सदिश का परिमाण का मतलब होता है बेटा तीर की लंबाई। मैंने लास्ट टाइम पर बताया था, सदिश का परिमाण मतलब तीर की लंबाई, तीर की लंबाई, ये सदिश के परिमाण का मतलब हुआ। ठीक है, तो परिमाण लिखते कैसे हैं? तो ए बी, ये तो सदिश है, ए बी सदिश है, सदिश सदिश, परिमाण परिमाण, तो इसमें दो डंडे लगा दो, दो डंडे लगा दो मतलब मॉड लगा दो, मॉड लगा दो तो क्या हो गया? परिमाण। ठीक है, अब याद रखना बेटा, याद रखना, इसको कैसे लिखा जाता है? हम लिखते हैं आई कैप के गुणांक का वर्ग, आई कैप के गुणांक का वर्ग, प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग, एंड सो ऑन, है ना, प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। ये तरीका याद रखना भैया, ओ भैया तरीका याद रखना, है ना। एक लाइन है सिर्फ ऐसे, और बड़ा आसान है। सदिश का परिमाण आई कैप के गुणांक का वर्ग, प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग, प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। अब अगर मैं इसको लिखूं जैसे हमने लास्ट पढ़ने पे पढ़ा है, सदिश लिखा, ये सदिश है, ये सदिश, ये हो गया परिमाण, ये हो गया परिमाण। ठीक है, आई कैप का गुणांक x2 माइनस x1, जे कैप का गुणांक y2 माइनस y1, के कैप का गुणांक z2 माइनस z1। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 का वर्ग, प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग, z2 माइनस z1 का वर्ग, z2 माइनस z1 का वर्ग। ठीक है, ऐसा z2 माइनस z1 का वर्ग। ठीक है, हो गया। अब किसी सदिश का इकाई सदिश, इकाई सदिश ना, किसी भी सदिश का इकाई सदिश, तो इकाई सदिश को अपन कैसे निरूपित करते हैं बेटा? कैप लगा देते हैं उसके ऊपर, टोपी पहना देते हैं उसको, टोपी, टोपी पहना देते हैं उसको, टोपी। ठीक है, जैसे हमने कहा ये ए बी सदिश था, ए बी सदिश, अगर ये टोपी पहना, इसके ऊपर कैप लगा दिया, तो ये संकेत होता है कि ए बी का इकाई सदिश है। क्या है बेटा? ए का इकाई सदिश, है ना। तो देखो याद करो, इकाई सदिश हम कैसे लिखते थे? इकाई सदिश, इकाई सदिश इज इक्वल टू, इकाई सदिश इक्वल टू क्या होता था भैया? ये होता था सदिश, ये होता था सदिश बटे परिमाण, ये होता था सदिश बटे परिमाण। हाँ सर, यही होता था, यही बताया था आपने। तो सदिश को ए बी वेक्टर, सदिश को कैसे? ए बी वेक्टर, परिमाण को कैसे? ए बी वेक्टर, दो डंडे लगा दो, हम क्या कहते हैं? मॉड, तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। और इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश को हम ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर पहना देते हैं टोपिया। क्या पहना देते हैं बेटा? टोपिया, टोपी पहना दिया तो इकाई सदिश हो गया। इसको हम पढ़ते हैं ए बी कैप,
टोपी को अंग्रेजी में क्या पे बोलते हैं ना, अगर हम मातृभाषा में पूरा पढ़ें इसको इकाई सदिश को, तो हम क्या कहेंगे, ए बी की टोपी, ए बी टोपी, ए बी की टोपी। हाँ, ए बी की टोपी। ठीक है, तो ये भी याद रखना कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, एग्जाम्पल बताऊं भैया? सर बताओ, हिम्मत है तो, हिम्मत हो तो बताओ, हिम्मत नहीं हो तो मत बताओ। हमने कहा हिम्मत की बात कर रहे हो, हिम्मत की बात। आओ, इसके निर्देशांक 2, 3, -1। इसके निर्देशांक हैं 6, -5, 6, -5, 3। ठीक है, इसके निर्देशांक ये है शीर्ष, इसको हमने कह दिया क्यू, इस पॉइंट को पूछ को क्या कह दिया पी, पूछ को क्या कह दिया पी। तो हम आपसे कहते हैं, सवाल ये है, सवाल बेटा ऐसा है कि आप पी क्यू का सदिश लिखिए, सदिश पी क्यू लिखिए, कॉमा सदिश पी क्यू का परिमाण ज्ञात कीजिए, सदिश पी क्यू का परिमाण, कॉमा सदिश पी क्यू का इकाई सदिश, तीनों ज्ञात कीजिए, तीनों ही चीजें ज्ञात कीजिए। एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल। अब हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। लेकिन हमको सॉल्यूशन लिखने में शर्म आ रही है, हमको क्या आ रही है बेटा, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। तो आप करो सॉल्यूशन, आपको तो नहीं आ रही ना शर्म, आपको भी आ रही है, लिखो जल्दी से, चलिए बेटा जल्दी, कम ऑन एवरीबॉडी। हिम्मत तो बहुत है लिखने की, बट शर्म आ रही है हमको। यस बेटा, अपन देसी लोग हैं, देसी लोग, देसी लोग, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, चीते। अब देसी लोगों का, चीतों का ऑरा नहीं होगा तो क्या लोमड़ियों का ऑरा होगा? आओ कोशिश करो। अच्छा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जीवन में अपने लक्ष्य में सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। बेटा मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाया, जल्दी से निकल गया। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। चलो आओ दोस्तों आओ। तो सदिश पी क्यू कैसे लिखा जाएगा? तो पी क्यू सदिश, तो अपन क्या लिखते हैं, शीर्ष के निर्देशांक माइनस पूंछ के, शीर्ष के माइनस पूंछ के, शीर्ष कहां पर है, ये क्यू पर, जहां पर तीर होता है वो शीर्ष होता है, मतलब हेड, ए पगलू, ये हेड है और ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है। ठीक है, तो 6 - 2 आई कैप प्लस माइनस का 5 माइनस का 3 जे कैप प्लस, इधर शीर्ष का कितना है 3, तो 3 माइनस का 1 के कैप, के कैप। तो पी क्यू सदिश कितना आ जाएगा मेरे परम प्रिय मित्रों, ये आ गया 4 आई कैप प्लस नहीं माइनस 8 जे कैप और प्लस 4 के कैप, प्लस 4 के कैप। ये अपना पी क्यू सदिशवा आ गया, सदिशवा। अब इसका परिमाण निकाल लो, अब क्या निकाल लो भैया, इसका परिमाण। ठीक है, तो परिमाण कैसे निकालते हैं? तो पी क्यू सदिश, दो डंडे लगाओ, ये होता है अंडर द रूट, अंडर द रूट आई के गुणांक का वर्ग तो कितना 4 का वर्ग, प्लस जे के गुणांक का वर्ग बोले तो -8 का वर्ग, प्लस के गुणांक का वर्ग बोले तो 4 का वर्ग, बोले तो 4 का वर्ग। तो इसका परिमाण कितना आ गया पी क्यू का, ऐड करो इसको, 16 16 दूनी 32, 64, 32 64 66 96, कितना आ गया बेटा 96, ये परिमाण आ गया, इस रूट 96। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब हमको तीसरी चीज निकालनी है, तीसरी चीज क्या है मास्टर? तो तीसरी चीज हमें निकालनी है इकाई सदिश, पी क्यू का कैप। तो पी क्यू का कैप क्या हो गया, पी क्यू सदिश डिवाइडेड बाय पी क्यू सदिश का परिमाण। तो पी क्यू कैप, पी क्यू कैप, पी क्यू का इकाई सदिश कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 आई कैप -8 जे कैप प्लस 4 के कैप, 4 के कैप डिवाइडेड बाय रूट 96, डिवाइडेड बाय रूट 96। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो हमें इत्तला कीजिए, इत्तला कीजिए, थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ। अगर ये बात आपको क्लियर है बेटा तो थम्स अप थम्स डाउन खेल जाइए। क्यों खिलाड़ी भैया, खेल जाओ। सर आज मेरा भी बर्थडे है बेटा, रानी आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। जिस किसी का भी आज बर्थडे है बेटा, सभी को विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप अपने मकसद में जरूर सफल हों, जरूर कामयाब हों, ये मेरा आशीर्वाद है। ओके, हेलो। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग टच में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको खेलते हैं। अब देखो और भयंकर इंपॉर्टेंट चीज, महा इंपॉर्टेंट चीज, और जितनी ये इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है। सदिश के घटक, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्त अंग्रेजों की भाषा में, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है वेक्टर के कॉम्पोनेंट करना कि एक सवाल में 4 बार करना पड़ेगा। और कई बच्चे ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कई बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, पापा बनने वाले होते हैं, तब भी कहते हैं सर हमें कॉम्पोनेंट सिखा दो, सर हमें कॉम्पोनेंट सिखा दो। अरे भैया, जब सीखने की उम्र थी तब तुमने सीखा नहीं, सीखने की उम्र कब थी नहीं है, अभी, आज ही, इसी लेक्चर में। तो मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना, बहुत आसान होता है, इससे आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं, इससे आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं, लेकिन बस ध्यान से सुन लेना।
अच्छा, कंपोनेंट करने क्यों पड़ते हैं पहले ये समझना। कंपोनेंट क्यों करने पड़ते हैं? ठीक है, हमारे पास मान लीजिए इधर कोई सदिश है, सदिश है ऐसा। ठीक है, इस सदिश की आपको कुछ कुछ लंबाई दी गई है, इस सदिश की आपको लंबाई दी गई है, परिमाण दिया है कि सदिश का परिमाण कितना है एल, और ये एंगल कितना है थीटा है, मान लो एंगल कितना है थीटा। अब आपसे बोला गया कि एल सदिश लिखो, एल सदिश लिखिए। तो सदिश अपन कैसे लिखते हैं? आई कैप जे कैप के कैप, है ना, आई कैप जे कैप के कैप। अभी बताओ जो एल है, ये जो सदिश आपको दिख रहा है नीले नीले कलर का, ये किस दिशा में है? ये एक्स दिशा में है या वाई दिशा में? एक्स दिशा में है या वाई दिशा में है? तो आप कहेंगे सर ये तो दोनों के बीच में है, ये तो दोनों के बीच में है, ना एक्स में है ना वाई में है, ना एक्स में है ना वाई में है। बेटा सीजल सीजल बेटा आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और हमेशा हमेशा बेटा आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ है ही कि आप तरक्की करें, जीवन में मंजिल प्राप्त करें। लिख रहा है जेड दिशा में, ओ पगलू, जेड जेड दिशा का यहाँ पर रोल ही नहीं है, जेड दिशा मैंने बनाई नहीं है, दो ही दिशाएं, एक एक्स और एक वाई, जेड दिशा में नहीं है, एक्स वाई। तो हम देखेंगे कि यही जो एल है ये एक्स और वाई के बीच में है, बीच में एक्स और वाई के बीच में, तो इसमें कुछ भाग एक्स का है और कुछ भाग वाई का है ना। तो पूरा का पूरा एक्स में, अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं पूरा का पूरा एक्स में है, पूरा का पूरा एक्स में, इधर होता तो हम कहते पूरा का पूरा वाई में है, पूरा का पूरा वाई में। अभी है कहाँ? यहाँ है, इसका मतलब हुआ इसमें कुछ भाग एक्स का है, कुछ भाग वाई का है। तो एक्स का कितना भाग है, एक्स का भाग अलग करना, वाई का भाग अलग करना, किसमें से कितना पार्ट एक्स का है कितना पार्ट वाई का, अलग अलग करना, क्या कहलाता है बेटा? कंपोनेंट करना। ठीक है, तो इसमें से देखो बेटा इधर कुछ भाग एक्स का है ना, ये एक्स दिशा का भाग है और दूसरे कलर से बना था जिससे आपको अच्छा दिखाई दे। कुछ भाग इसमें एक्स का है बेटा और कुछ भाग वाई का है, कुछ भाग किसका है बेटा? वाई का है। तो एक्स का भाग अलग करना, जिसे हम कहेंगे एक्स का घटक, एक्स का घटक अलग करना, वाई का घटक अलग करना। ये है बेटा एक्स का घटक, एक्स का घटक, और ये किसका घटक है बेटा? वाई का घटक, वाई का घटक, घटक वाई का घटक। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे एक्स का घटक अलग और वाई का घटक अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं एक लंबाई गिरा देता हूँ। ठीक है, आप इसको वाई का घटक कह लो या इसको वाई का घटक कह लो, एक ही बात है, दोनों लंबाइयाँ बेटा बराबर बराबर ही होंगी, दोनों की लंबाइयाँ बेटा बराबर बराबर ही होंगी। इसको वाई का घटक कह लो, इसका वाई का घटक कह लो, ये दोनों लंबाइयाँ बराबर बराबर ही होंगी। तो देखो एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज में एक्स का घटक है, वाई का घटक है। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज में cos थीटा का मान लिखना चाहूँ तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? एक्स का घटक। आधार क्या है? एक्स का घटक, एक्स का घटक, और कर्ण क्या है? एल। तो एक्स का घटक कितना आ गया? एक्स घटक, एक्स घटक कितना आ गया बेटा? एक्स घटक आ गया एल cos थीटा, एल cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं इस त्रिभुज में sin थीटा का मान लिखना चाहूँ, मेरा मन है ऐसा कि sin थीटा का मान मैं लिखूँ, तो sin थीटा क्या होता है? लंब। तो इस त्रिभुज में देखो लंब ये रहा, ये वाई का घटक, ये वाई का घटक है, तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं? वाई का घटक, वाई का घटक। ठीक है, तो वाई का घटक, वाई का घटक डिवाइडेड बाय एल, डिवाइडेड बाय एल। तो वाई का घटक, वाई का घटक, वाई का घटक कितना हुआ? एल साइन थीटा, वाई का घटक कितना हुआ? एल साइन थीटा। तो ये घटक हो गए एक्स घटक एल को। अब इसको याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है। ठीक है, याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जिस अक्ष से कोण थीटा बन रहा है वो आधार होगा, सुनना बात को, जिस अक्ष से कोण बन रहा होगा वो अक्ष होगी आधार। आधार किस में आता है? कॉस में, कॉस में, आधार किस में आता है? कॉस में। तो जिस अक्ष से कोण बन रहा है वो वाला घटक होगा कॉस, दूसरा वाला होगा साइन। दो घटक होंगे, एक कॉस और एक साइन, एक कॉस एक साइन। कॉस कौन सा? जिस अक्ष से कोण बन रहा है वो कॉस, तो दूसरा वाला साइन। याद रख लोगे? याद रखोगे बेटा? जल्दी बोलो। ये बेवकूफ आदमी, क्या नाम है इसका? सत्यम, सत्यम बेटा। डॉक्टर को दिखाओ तुम, डॉक्टर को। पागल आदमी, डॉक्टर को दिखाओ जाओ, नहीं तो तुम्हारी वंश वृद्धि नहीं होगी, बेवकूफ आदमी। आओ। ठीक है, तो ये वाला घटक देखो यहाँ देखा, डायरेक्ट डायरेक्ट, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम अब कभी नहीं करेंगे, हम कभी नहीं करेंगे बेटा जीवन में। हमने देखा ये एल है, एक्स एक्स से कौन बन रहा है? थीटा, तो ये वाला घटक हो गया एल कॉस थीटा, ये वाला घटक क्या हो गया? एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। आगे बढ़ूं? तुम कैसी कैसी समस्याएं मास्टर्स को बताते हो यार। अब मास्टर इसमें क्या कर सकता है भाई? मास्टर क्या कर सकता है? मान ली तुम्हारी कभी शादी हुई, फिर तुम कहो कि सर जी हमारी शादी, उसके पहले से दो बच्चे, पहले से दो बच्चे, तो तुम बेवकूफ हो, देख के करना चाहिए था ना, गधे। अब हम क्या करते हैं इसमें? सजेशन लेना है, राय लेना है, घर पे पापा से लो, बढ़िया सजेशन देंगे। बेवकूफ आदमी, पगलू पगलेट। अब देखो मान लीजिए अगर ये वाला कौन दिया होता, ये वाला कौन दिया होता, ठीक है, ये कौन दिया और इसका कुछ परिमाण दे दिया ए, हमने कहा बताओ, हमने कहा इसके घटक करो, घटक, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ, एक एक्स अक्ष हुआ और दूसरा वाई अक्ष हुआ। ये तो तुम खुश रहो, दो बच्चों के साथ लोग रहते हैं। सचिन को देखो, सचिन को सीमा चार चार बच्चे लेके थी, चार चार बच्चे, अभी भी खुश है वो कहता है हमें, कभी कम शिकायत की उसने मुझे कि हमें सर हमारी जैसे शादी हुई उसके चार चार बच्चे हैं। भाई उसकी मर्जी। चलो इधर ध्यान दो, ये इधर अल्फा। तो देखो अपना फंडा क्या है कि जिस अक्ष से कोण बन रहा है, जिस अक्ष से कोण बन रहा है वो कॉस हो जाएगा और दूसरा वाला साइन। तो ये वाला घटक हो जाएगा ए कॉस अल्फा, अल्फा क्या है? कोण। ये वाला घटक हो जाएगा ए साइन अल्फा, है ना? ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ओके, बात क्लियर? चलो, ऐसा माया भी लोग हो या तुम, माया भी। अब देखो जरूरी नहीं है कि घटक हमेशा एक्स वाई में ही किए जाए। जैसे और मैं बता देता हूँ, एक आध और करा देता हूँ एक्स वाई में, कि
कोई सदिश इधर है, इधर है ना, और हमने कहा ए वाला कोण थीटा, ए वाला कोण थीटा, सदिश का नाम है ए, इसके घटक करो, इसके घटक करो, तो इसके घटक कहाँ आएंगे? आप कहोगे सर ये घटक x में, ये घटक y में, ये घटक x में, घटक y में, हमने पागलू ऐसे नहीं, देखो ये कहाँ है? इधर है, इधर है, इधर। तो एक घटक x में होगा, एक y में होगा, नो डाउट, लेकिन y वाला घटक इधर और x वाला घटक इधर होगा। तो एक घटक इधर, एक घटक इधर, एक इधर, एक इधर, ये वाला घटक हो जाएगा ये cos थीटा। सर cos थीटा क्यों? हमने कहा जिस अक्ष से एंगल बन रहा है वो cos, दूसरा वाला sin, तो ये हो जाएगा a sin थीटा, ये हो जाएगा a sin थीटा। ओके, ये साइन थीटा है ना। तो ध्यान देने का। अब देखो बेटा, अक्ष जरूरी नहीं कि एक्स वाई ही हो, है ना, अपनी अक्ष अपन घुमा भी सकते हैं। वैसे अभी तक अपन कौन सा अक्ष पढ़े थे? ए वाली एक्स, ए वाली वाई, ए वाली एक्स, ए वाली वाई। हम इनको घुमा भी सकते हैं, बस लंबवत रहनी चाहिए, लंबवत रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी तक यहाँ पर होती थी एक्स अक्ष, हमने इसको घुमा दिया घुमा दिया हमने इसको, है ना। तो नई अक्ष बन जाती है, जिसको हम कह देते हैं एक्स डैश वाई डैश, ऐसे, ठीक है। इसको अपन नया नाम दे देते हैं एक्स डैश और इसको नाम दे देते हैं वाई डैश, ठीक है। इसको कुछ नहीं किया, एक्स यहाँ थी, वाई यहाँ थी, एक्स यहाँ थी, वाई यहाँ थी, हमने इसको घुमा दिया ऐसे, जी ऐसे हो गई। तो एक्स नई एक्स डैश, ये वाली देखो, ये नई एक्स अक्ष है एक्स डैश, ये नई एक्स अक्ष है एक्स डैश, और ये वाई डैश, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, है ना। मेन चीज है कि ये लंबवत होती है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अपन कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तिकीय निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। हमने कितने कोण से घुमाए इसको? थीटा से। तो जैसे मान लो ये वाला कोण कितना थीटा है, ये कोण कितना थीटा है, ये कोण थीटा है, ठीक है। अब हमने कहा कि कोई सदस्य यहाँ पर जैसे होता है ना, जी, जी कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है, ये सदस्य जी, जी, जी के घटक करो एक्स डैश वाई डैश में, हमने कहा जी के घटक करो। तो आप कहोगे सर जी तो पहले से वाई में क्यों घटक कर रहे हो? हमने कहा नहीं, आप हमें घटक करना है एक्स डैश वाई डैश में, घटक करना है एक्स डैश वाई डैश में, ठीक है। तो एक घटक इधर आ जाएगा बेटा अपना, दूसरा घटक इधर आएगा, दूसरा घटक इधर आएगा। अब घटक लिखने के लिए आपको सिर्फ कौन खेलना है, क्या खेलना है? कौन। तो देखो ध्यान देना, ध्यान देना, ये वाला कोण थीटा है, ये वाला 90 है, ये वाला कोण थीटा, ये वाला 90, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो। ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण भी 90 डिग्री होता है अक्षों के बीच, तो सर ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कोण कितना बचेगा? ये कोण बचेगा थीटा। कौन खेलना आता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ओके। तो अब घटक करना हमें बस थीटा ढूंढना है, घटक करने के लिए बेटा हमें बस थीटा ढूंढना है। तो इधर वाला घटक हो गया जी cos थीटा और ये वाला घटक होगा जी sin थीटा, ठीक है। अपन mg के कितने घटक करते थे, कितनी बार घटक की 11th क्लास में? एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा, है ना, ऐसे, बरोबर। तो घटक करने के लिए सिर्फ आपको कोण पता होना चाहिए, और जिस अक्ष से कोण बन रहा है वो वाला घटक होगा cos, दूसरा वाला होगा sin। तुम लोग यार गजब गजब, सुधर नहीं सकते। चलिए, तो घटक करना बेटा प्लीज याद रखना। वो लिख रहा है सर आज मेरी शादी है। भाई तो तू यहाँ क्या कर रहा है? क्लास में है, नहीं तो कोई और कर लेगा उससे शादी, जिससे तेरी होने वाली है आज। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू बात मत करो, नहीं तो मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ, है ना, कभी कभी, मतलब ठीक है, मजाक के मूड में होता हूँ तो ठीक है, नहीं तो दिमाग खराब होगा तो साल भर के लिए ब्लॉक हो जाओगे, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। सदिशों का स्थानांतरण, ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर। बेटा अब ये टाइम पास बंद करो, कमेंट मैं ब्लॉक करवा। अच्छा मैडम, ये कुछ बच्चे ना फालतू बकवास करें, कमेंट में इनको परमानेंट ब्लॉक कर देना, देखते ही परमानेंट। फिर तुम बाद में हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हो कि सर जी सर जी सर जी सर जी हम ब्लॉक हो गए, हमने दोस्तों से पैसे उधार लेके बैच लिया था, हमको ब्लॉक कर दिया गया, है ना। तो पढ़ाई पे ध्यान दो बेवकूफ। कमेंट ऑफ नहीं, मैं ब्लॉक ही कर दूंगा, ब्लॉक ही कर दूंगा। सर मैं तुमसे थोड़ा सा मजाक करो तो मैं थोड़ा सा हल्के में ले लो तो बदतमीजी पे आ जाते हो। मैंने कई बार कहा कि तुम्हारी ना फोन कहाँ है? अच्छा हाँ कौन आ जाएगा? अरे हाँ ललित भाई, ये क्या कुछ बच्चे ना मतलब थोड़े ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, इनको ब्लॉक कर देना, है ना, ब्लॉक कर देना, और परमानेंट ब्लॉक करना। सर जी कहाँ से लाए? बेटा जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, जैसे कहाँ से नहीं, मान लो कि जी दिया होता है ना, जैसे हम ए कहाँ से लाए, इधर ए कहाँ से लाए, ठीक है। मान लो ये कोई सदिश होता जी, ऐसा मान लो, चलो वैसे तो जी नीचे होता है गुरुत्वीय त्वरण, जी नीचे होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो जी इधर है तो इधर जी sin थीटा, इधर जी cos थीटा। जी की जगह मैं कुछ और लिख देता, जी की जगह मैं यहाँ पर कुछ पी लिख दूँ तो घटक क्या हो जाएगा? पी लिख देता, तो इधर पी cos थीटा, इधर पी sin थीटा, है ना। वो अपना उद्देश्य नहीं है। चलो जल्दी जल्दी लेट हो गए। तो सदिशों के गुण, सदिशों को स्थानांतरण करना, ठीक है। स्थानांतरण का मतलब होता है बेटा सदिश को खिसकाना, खिसकाना, उसकी बिना दिशा बदले, सदिश को खिसकाना बिना दिशा बदले, ठीक है, बिना दिशा बदले सदिश को खिसकाना क्या कहलाता है बेटा? सदिश का स्थानांतरण, बिना दिशा बदले सदिश को खिसकाना। तो ना तो हम दिशा बदल रहे हैं ना लंबाई बदल रहे हैं, ठीक है। देखना बरखुरदार, कौन से दार? बरखुरदार। ये हमारे पास सदिश था, ये सदिश यहाँ पर था, अब हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, खिसका दिया ऐसे, बिना दिशा बदले खिसका दिया, ठीक है। एंगल भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला भाई। ये एंगल थीटा था, थीटा ही है, ये एंगल थीटा था, थीटा ही है, ठीक है। इसका परिमाण मान लीजिए एल था, तो इसका भी परिमाण एल ही है ना। तो हमने लंबाई बदली, तो बताओ सदिश बदल गया क्या? सदिश बदल गया क्या? तो देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनो, सदिश बदल गया क्या? तो हम कहेंगे देखो सदिश में दो चीज होती है, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा। हमने इसको खिसकाया है, परिभाषा में लिखे हैं सदिशों के स्थानांतरण का मतलब होता है दिशा व परिमाण बदले बिना उसे खिसकाना। तो हमने ना दिशा बदली है और ना ही परिमाण बदला है, कुछ नहीं बदला। और सदिश में दो ही चीज होती है, दिशा परिमाण। सदिश का बदल गया तो परिमाण बदल दो, या दिशा बदल दो, या दोनों बदल दो, या तो परिमाण बदलो या दिशा बदलो या दोनों बदलो। अब यहाँ ना हम परिमाण बदल रहे हैं ना दिशा बदल रहे हैं, सदिश बदल जाएगा? बदल जाएगा? सदिश नहीं बदलेगा, ठीक है। तो सदिश को स्थानांतरित करने पर सदिश बदलता नहीं है, सदिश को स्थानांतरण करने पर बदलता नहीं है। तो हमें अधिकार मिल गया है, हमें जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया कि हम जब चाहेंगे सदिश को खिसका देंगे, जब चाहेंगे बेटा सदिश को खिसका देंगे, ठीक है। दूसरा सदिशों को घूर्णन, सदिशों को घुमाना। अब सदिश को घुमाने पर सदिश सामान्यतः बदल जाता है, कि हम सदिश को अगर घुमाते हैं तो सदिश सामान्यतः बदल जाता है। ये सामान्यतः क्यों लिखा है मैं भी बताता हूँ। अब देखो सदिश को घुमाएंगे, ये सदिश था, ये सदिश था, ठीक है, हमने इसको घुमा दिया तो परिमाण तो बदला नहीं, परिमाण मतलब लंबाई,
परिमाण मतलब तीर की लंबाई, सदिश को हमने घुमाया तो तीर की लंबाई नहीं बदली, तो परिमाण तो नहीं बदल रहा है। सदिश को कैसे भी घुमा दो, तीर की लंबाई नहीं बदल रही तो परिमाण नहीं बदल रहा है, लेकिन दिशा बदल गई, लेकिन दिशा बदल गई, और दिशा बदल गई है भैया तो सदिश बदल जाएगा, दिशा बदल गई तो सदिश बदल जाएगा। ठीक है, तो सदिश को स्थानांतरण करने पर, सदिश को खिसकाने पर सदिश नहीं बदलता है, पर सदिश को घुमाने पर दिशा बदल जाती है, इसलिए सदिश बदल जाता है। अब मास्टर ने सामान्यतः क्यों लिखा है, सामान्यतः क्यों लिखा है, क्योंकि देखो एक आध तो स्पेशल केसेस होते हैं, एक स्पेशल केस होता है जिसमें सदिश को घुमाने पर सदिश बदलता नहीं है, हैं सदिश को घुमाने पर सदिश नहीं बदला, सर बदलना चाहिए क्योंकि दिशा बदल गई। हमने कहा सदिश को घुमाओ 360 डिग्री से, सदिश को अगर हम 360 डिग्री से घुमा दें तो सदिश घुमाने पर बदलेगा नहीं, सदिश यहाँ था, यहाँ था, अब हम इसको 360 डिग्री से घुमा दें, यहाँ से लेकर घुमा के 360 डिग्री से घुमा के ले आए तो सदिश बदलेगा क्या, नहीं। इसलिए यहाँ पर सामान्यतः शब्द लिखा हुआ है कि सामान्यतः इन जनरल सदिश को घुमाने पर सदिश बदल जाता है। एक आध स्पेशल केस होते हैं, जैसे हमने कहा सदिश को 360 डिग्री से घुमा दिया जाए तो सदिश नहीं बदलता है, 360 से, 720 से, ठीक है, 720 डिग्री से, है ना, 1080 डिग्री से, एक चक्कर कर दो, दो चक्कर कर दो, तीन चक्कर कर दो, चार चक्कर कर दो, ऐसा। चलिए हाँ, तो बी केयरफुल। कितने लोग अभी टच में चल रहे हैं, थम्स अप थम्स डाउन हो ही जाए, शर्माना मत, शर्मा मत, थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ बेटा जल्दी से। हाँ बेटा कृष्णा बताइए। चलो अब हम इंपॉर्टेंट चीज पे चल रहे हैं, सदिशों का योग, सदिशों का योग। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। सदिशों के योग से पहले से आप डाउट के बारे में बोल रहे हैं तो हम डाउट भी देख लेता है। सर प्लीज टाइम मत काटिए सर। इंजीनियर नसीम तुम्हें इतने लपड़ मारेंगे तुम श्रीलंका भाग जाओगे, हैं ज्ञानी आदमी, भाग यहाँ से बेवकूफ, 11th में पढ़ा है। गुरुजी चिपक के चल रहे हैं हम तो, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, है ना, पढ़ाई से चिपक के चलना। पोल नहीं आ रहा है, हैप्पी एनिवर्सरी, पागल लोग, लगातार लगातार घुमाते रहो तो बदलेगा, लगातार घुमाने का मतलब कोई पंखा है वो, सदिश है सदिश। बेटा बिमल, बिमल चंद्र पटेल, ठीक है, जुआ केसरी, ये हम बताएंगे अभी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। अगर आपसे कहा जाए, सवाल ही पूछ लिया जाए कि अगर हम सदिश को खिसका दें तो सदिश बदलेगा क्या, सदिश का स्थानांतरण करें तो सदिश बदलेगा क्या, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। सर ये सब नोट कर लें, इकाई सदिश वाली चीज नोट कर लेना बेटा, इकाई सदिश वाला, ठीक है, और तो परिभाषाएं। सर ऋणात्मक नहीं आ सकता क्या, बेटा देखो किसी भी चीज का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। कोई सदिश अगर ऋणात्मक है तो वो दिशा के कारण है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हमने कहा कोई सदिश है ना, ऐसे कहा कोई सदिश है, मान लीजिए पी सदिश बराबर लिखा है -6 आई क्या है, अच्छी चीज पूछी आपने, समझो इस चीज को, जरूरी हम आगे बताते इसको जब हम स्थिर विद्युत पढ़ाते तब, लेकिन यहाँ आ गई सदिश में आ गई तो समझना। तो हमने कहा पी सदिश बराबर है -6 आई क्या, तो इसका मतलब सदिश ऋणात्मक है क्या। तो देखो सदिश का जो परिमाण होता है वो होता है तीर की लंबाई, तीर की लंबाई, तो तीर की लंबाई किसी भी चीज की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना, अपनी लंबाई होती है, किसी की 5 फुट, किसी की 6 फुट, किसी की 5.5 फुट, है ना, किसी की 1.5 फुट, है ना, अलग अलग लंबाई होती है। किसी का लंबाई ऋणात्मक सुना है वो -4.5 फीट का, -4.5 फीट का, किसी की लंबाई नेगेटिव नहीं होती। तो सदिश का जो परिमाण होता है वो तीर की लंबाई होती है, जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ फिर ऋण क्यों लगा सर, दिशा, दिशा, इसका मतलब ये है कि जो आपका तीर है उसकी दिशा, उसका परिमाण तो 6 ही है, लेकिन आई कैप माइनस है ना, माइनस आई कैप, वो -x में है, ठीक है, -x में। अगर ये होता +6 आई कैप तो इसका मतलब दिशा इधर है, +6 आई कैप, तो इसका परिमाण 6 है लेकिन दिशा होती है बेटा +x में। तो प्लस या माइनस बेटा दिशा के कारण आता है, परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है किसी सदिश का, याद रखना बेटा, हम फिजिक्स के पहले अध्याय में इस कॉन्सेप्ट का यूज करेगा। चलिए हाँ बहुत है, 3D में घटक हो सकता है क्या, पकड़ लो 3D में घटक करोगे, नहीं नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब सदिशों का योग, सदिशों को हम कैसे जोड़ेंगे, सदिशों को हम कैसे जोड़ेंगे, समझना समझना। अब हमारे पास 3 सदिश हैं और हमें उनको जोड़ना है। हमारे पास कितने सदिश हैं बेटा, 3 सदिश, एक सदिश, एक सदिश, दूसरा सदिश, दूसरा सदिश और तीसरा सदिश, ऐसे हमारे पास 3 सदिश है। तरीका समझना, और हमसे कहा गया कि इनको जोड़ो, हमसे कहा गया है बेटा इनको जोड़ो। तो एक सदिश मान लीजिए ए है, दूसरा बी सदिश है, तीसरा सी सदिश है। तीसरा सदिश कौन सा है, सी सदिश, बी सदिश, ए सदिश, सी सदिश, इनको ऐड करो। तो जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ने का तरीका क्या है, सी समझना बेटा, समझना कि पहला सदिश है उसको एज इट इज रख दो, ऐसे सदिश ए, सदिश ए। अब बी सदिश को उठा के ए सदिश के शीर्ष पर रख दो, बी सदिश को उठा के ए के शीर्ष पर रख दो, इसको यहां से उठाओ और यहां पर रख दो। सर यहां से उठा के यहां रख सकते हैं, समझना, जिस बच्चे ने भी सवाल पूछा था कि सदिश के स्थानांतरण की आवश्यकता क्या पड़ी, ठीक है। तो ए सदिश हमने जहां था वहीं रखा, बी सदिश को उठा के ए के शीर्ष पर रख दिया, बी को उठा के ए के शीर्ष पर रख दिया, ठीक है। चलिए अब आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा हम कर सकते हैं क्या, बी को उठा के ए के शीर्ष पर रख दें, ऐसा हमें अधिकार प्राप्त है क्या भारतीय संविधान से, हमका प्राप्त है, प्राप्त है। अभी अभी अपन ने प्राप्त किया कि सदिशों को ट्रांसलेट करने पर, सदिश का स्थानांतरण करने पर सदिश बदलता नहीं है। तो हमने अगर किसी सदिश को यहां से उठा के यहां पर रखा, अर्थात सदिश का हमने क्या किया है, सदिश का हमने स्थानांतरण किया है, और ऐसा करने पर सदिश बदलता नहीं है, अतः हम सदिश को स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा सदिश है सी, इसको उठाओ उठा के रख दो, हमने स्थानांतरण किया सदिश का, न तो दिशा बदली है ना परिमाण बदला है, ना दिशा बदली है ना परिमाण बदला है, सदिश का हमने सिर्फ यहां से उठाया और जैसे उठाया ऐसे था तो इसको ऐसे पकड़ा, इधर ले गए, दिशा बदली क्या, नहीं, ये भी सदिश कहां था, ऊपर, ये भी कहां बेटा, ऊपर ही है, लंबाई बदली तीर की नहीं बदली। तो सदिश को जोड़ने का तरीका क्या है कि एक सदिश को दूसरे सदिश के शीर्ष पर रखते जाओ ना, सदिशों को इस तरीके से रखते जाओ, एक के ऊपर एक, ठीक है। और फिर हमें इनका परिणामी निकालना है, परिणामी। तो पहले सदिश की पूछ टेल और आखिरी सदिश का हेड, इनको ज्वाइन कर दो, आखिरी सदिश का हेड, इनको एक तीर से ज्वाइन कर दो। तो ये जो तीर होगा ये क्या बताएगा,
इनका परिणामी, ये तीर होगा वो क्या होगा, इनका परिणामी होगा, परिणामी तीर क्या होगा बेटा, इनका परिणामी होगा। समझ गए, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर है ना। आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब यही चीज ऊपर भाषा में लिखी हुई है, जिसको मैं एक बार पढ़ देता हूं अपने खुद के पर्सनल थोड़े से, पर्सनल मुंह से पढ़ रहा हूं। सदिशों को जोड़ने के लिए हम सदिशों को दर्शाए अनुसार व्यवस्थित करेंगे। समझ गए कैसे व्यवस्थित करेंगे, कि एक सदिश लिया, दूसरे सदिश की पूछ ए के शीर्ष पर रखी, फिर तीसरा सदिश उठाया, इसकी पूछ हमने बी के शीर्ष पर रख दी, है ना, फिर रख दी, ठीक है, जिसमें एक सदिश के शीर्ष पर दूसरे सदिश की पूछ रखते जाते हैं, ठीक है, तरीका है, ठीक है। परिणामी सदिश पहले सदिश की पूछ और अंतिम सदिश को शीर्ष को जोड़ देते हैं। परिणामी सदिश पहले सदिश की पूछ तथा अंतिम सदिश के शीर्ष को जोड़ने से प्राप्त होता है, ऐसा लिखा हुआ है कि जो परिणामी होता है वो पहले सदिश की पूछ और अंतिम सदिश का शीर्ष, पहले की पूछ अंतिम सदिश का शीर्ष, इनको ज्वाइन करो तो हमें परिणामी बोले तो रिजल्टेंट मिल जाता है, बरकरार, ठीक है। चलिए अब देखो दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग। अब देखो आपको अगर ऐसे सदिश दिए गए हैं, हमने कहा कोई सदिश दिया गया है सदिश ए, ऐसा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, है ना, ऐसे कोई दूसरा सदिश दिया गया है b सदिश किस तरीके से a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इनको जोड़ के बताओ हिम्मत है तो, इनको जोड़ के बताओ हिम्मत है तो सदिशों का योग कैसे करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर हमें इनको जोड़ना है तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सदिश a प्लस सदिश b हमें याद करना है बेटा, तो i वाले को i वाले से जोड़ दो, j वाले को j वाले से जोड़ दो और k वाले को k वाले से जोड़ दो। तो a1 प्लस a2 i कैप प्लस b1 प्लस b2 j कैप प्लस c1 प्लस c2 k कैप। सिंपल सा तरीका, अगर सदिश दिए हो, सदिश दिए मतलब i कैप j कैप k कैप के पदों में आपको सदिश दिए हो, तो बहुत सिंपल सा तरीका, कान में बताऊं, कान में, किसी और को मत पता ना, i वाले को i वाले से जोड़ दो, j वाले को j वाले से जोड़ दो, k वाले को k वाले से जोड़ दो, किसी को बताना मत। और हाँ चलो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो सदिशों का योग जब सदिश दिए हो, सीखा, हाँ मास्टर सीखा। अब देखो बेटा, सदिशों का योग जब सदिशों के परिमाण व उनके बीच कोण दिया हो, सदिशों के परिमाण दिए और उनके बीच हमको कोण दिया है, सदिशों के परिमाण दिए और उनके बीच हमें कोण दिया हुआ है, तब इनको हम कैसे जोड़ेंगे, तो इनका वेरी वेरी आसानी से कैसे जोड़ेंगे, वेरी वेरी आसानी से। जैसे एक सदिश दिया हमको सदिश ऐसा, अब आप समझना कि हमने जो चीजें सीखी हैं वो क्यों सीखी, जैसे स्थानांतरण करना, घटक करना, यही उपयोग आ जाएगा घटक का। एक सदिश ऐसा था और दूसरा सदिश हमारे पास ऐसा था, ये दो सदिश थे, किसी ने हमको कहा, किसी ने हमको चैलेंज किया कि हिम्मत हो तो इनको जोड़ के दिखाओ। हम कहेंगे फिर वही बात, तुम देसी लोगों से, चीतों से हिम्मत की बात करते हो, शर्म नहीं आती। उसने कहा नहीं आती, तो हमने कहा आओ हम तुमको शर्म से लाल करते हैं। सीखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट इंटू इंपॉर्टेंट इंटू इंपॉर्टेंट, सदिशों का योग करना, ठीक है। आओ तो अच्छा, सदिशों का योग करने का तरीका हमने अभी सीखा है, पिछले पन्ने पर ही सीखा है बेटा हमने सदिशों का योग करने का तरीका। क्या था कि जैसे ये वाला सदिश है, इसको इधर लिख लो, सदिश ए को, फिर क्या करो, सदिश बी को इसके शीर्ष पर रखो, सदिश बी को इसके शीर्ष पर रखो। ऐसा ही तो करते थे बरखुरदार, क्यों, ऐसे रखना, कोण नहीं बदलना है, कोण इधर थीटा था, कोण इधर थीटा था बेटा, तो ये वाला कोण भी थीटा ही रहेगा, कोण नहीं बदलना है, तभी तो स्थानांतरण हुआ, थीटा था थीटा ही रहेगा, बिना कोण बदले सदिश को खिसकाना है स्थानांतरण। तो समझ गए, देखो हमें यहाँ स्थानांतरण की जरूरत पड़ेगी, ये अपना ए था और ये अपना बी, ये अपना बी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब देखो परिणामी क्या होगा, परिणामी के लिए हम क्या करें, परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, आप बताओ, हमको नहीं आ रहा है, परिणामी के लिए हम क्या करें। तो आप कहोगे लो सर आपको तो कुछ नहीं आता, पगले हो। परिणामी ज्ञात करने के लिए पहले सदिश की पूछ से आखिरी सदिश का शीर्ष ज्वाइन कर दो, एंड दिस एरो विल बी द रिजल्टेंट, ये जो तीर है वो रिजल्टेंट होगा। ओके ओके मास्टर, चलिए अब हमें इसका मान निकालना है आर का। सोचो कोई तिगड़म लगाओ, कोई जुगाड़ बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा है। हम घर से सोच के तो आए थे, याद करके आए थे कि आर कैसे निकालें, लेकिन भूल गया, रास्ते में भूल गया। यस, तो किसी ने सही बताया है कि सर एक काम करो, एक समकोण त्रिभुज बना लो, ऐसे क्या बना लो, एक समकोण त्रिभुज, टपली टपली टप टप, समकोण त्रिभुज बना लो, ऐसे सर बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लो। और अब आप खुद ही देख लो कि जो आर है वो इस समकोण त्रिभुज का, आर है इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। आर क्या है बेटा, वो इस समकोण त्रिभुज का, ये वाला जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिंग 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 और जिंग 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 जिंग, इस समकोण त्रिभुज का दिखाई दिया मित्रों, मित्रों भाइयों बहनों, दिखाई दिया, दिया सर, कर्ण बन गया। अब हम कर्ण बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो हमें एक अंकल याद आते हैं, अंकल बचपन में कुल्फी बेचते थे, नाम था पाइथागोरस, पाइथागोरस अंकल याद आते हैं। तो हम कहा यस यस, पाइथागोरस के लिए हमें ये भुजा पता होनी चाहिए और ये वाली भुजा पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि मास्टर मास्टर ओ मास्टर, ये तो हमें पता है ही ना, इसकी लंबाई ए है, हम कहा ये तो नहीं पता, तो आप कहेंगे बी का घटक कर लो मास्टर, बी के क्या कर लो घटक, बी इधर है, बी इधर है ना, तो बी के घटक करो। तो बी का एक घटक एक्स में आएगा, एक वाई में आएगा, एक एक्स में और एक वाई में, तो एक्स अक्ष से कौन बन रहा है, तो बी का ये वाला घटक हो जाएगा बेटा बी कॉस थीटा, ये वाला घटक कितना हो गया, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और ये वाला घटक कितना हो गया बेटा बी साइन थीटा। एक्स वाला घटक बी कॉस थीटा, क्योंकि एक्स अक्ष से कौन थीटा बन रहा है, और ये वाला घटक हो गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ओके, सोचा समझे, हमने घटक क्यों पढ़े, हमें घटक की जरूरत क्यों है। अरे भाई ये कॉस थीटा लिख रहा है, ए नहीं बी कॉस थीटा। अब देख लो, अब देखो हाँ बेटा इस चीज को नोट कर लेना, यहाँ पर जो फॉर्मूले लिख रहे हैं मतलब इस चीज को नोट कर लेना। अब देखो हमें अगर आर निकालना है तो देखो इस समकोण त्रिभुज में देखो आधार कितना है, आधार हो गया बरखुरदार ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसमें लंब क्या हो गया, लंब हो गया बेटा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। कर्ण हमें ज्ञात करना है जो आर है, जो कितना है आर। अब हमसे पाइथागोरस अंकल कह गए थे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा,
इसका वर्ग प्लस ये लंब आधार हो गया, लंब कितना है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इसका वर्ग। ठीक है, यहाँ से हम ये निकाल लेंगे बेटा, आर का मान कितना आएगा हम निकाल के बता देते हैं। ठीक है सर, अब जो परिणामी है वो कोण कितना बनाएगा, ये जो परिणामी है ना वो पहले सदिश ए से, ध्यान देना अल्फा परिणामी और सदिश ए के बीच कोण है, अल्फा परिणामी का कोण है किससे, सदिश ए से, परिणामी का कोण सदिश ए से। तो अगर हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है तो मेरे गांव में ऐसा लिखा जाता है टेन अल्फा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा और आधार कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा, आधार कितना है बेटा ए प्लस बी कॉस थीटा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो एक रिजल्ट हो गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर, इसको सिंप्लीफाई करने पर बेटा जो आर का मान आता है, आर का मान याद रखना ये वर्ग है, वर्ग हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, वर्ग हटाओगे तो क्या लग जाता है रूट, या जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद रखना बेटा, भूल मत जाना इस रिजल्ट को, है ना। तो ये दोनों ही चीजें याद रखना कि परिणामी कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कैसा है सर, इसको सिंप्लीफाई किया मास्टर, कैसे किया हमने कहा ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ऐसे, तो इन रिजल्ट्स को याद रखना, नहीं तो ये गाना गाएंगे। बताओ कौन सा गाना गाएंगे, बताओ कौन सा गाना। तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोया की आंखें भर आई। बेटा कहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, ए प्लस बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, हाँ सही है बेटा सही है, देयर इज नो टाइपिंग मिस्टेक, है ना। ये इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा। चलिए ये तो सदिशों का जोड़ना हो गया, सदिशों का अंतर, सदिशों का अंतर। तो देखो बेटा सदिशों को घटाते हैं तो याद रखना सदिशों को घटाने पर जो परिणामी होता है वो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना, 2ab cos थीटा, है ना। इसको भूल जाओ, ठीक है, कुछ जरूरत नहीं है फालतू का, इतना बस याद रखो, जो बता रहा हूँ अपना काम हो जाएगा, है ना, भूल जाओ उसको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये तो क्या हो गया परिणामी, और कौन टेन अल्फा कितना हो जाता है, टेन अल्फा हो जाता है देखो बी साइन थीटा था अपॉन में क्या हो जाएगा ए माइनस बी cos थीटा, अपॉन में ए माइनस बी cos थीटा, किसमें घटाने में। तो जब सदिशों को हम घटाते हैं तो कौन इस तरीके से याद कर लेते हैं, परिणामी इस तरीके से याद कर लेते हैं। याद रखोगे बेटा इस बात को, ठीक है। और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इसका मैंने पूरा प्रूफ बता दिया, ठीक है, इसका पूरा प्रूफ बता दिया, ठीक है। ऐसा इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना कि वैसे हमें घटाने की जरूरत पड़ती नहीं है बहुत ज़्यादा, कभी कभार एक आध बार पूरे साल में पड़ गई। आपको किसी चीज़ की जरूरत पूरे साल में एक बार पड़े तो उसके लिए क्या ज़्यादा टाइम देना जरूरी है क्या, सिर्फ माइनस लगा लो भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यहाँ बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा। इज इट क्लियर, ओके। बी साइन थीटा कहाँ गया, कौन सा बी साइन थीटा, तुम एकदम बुड़बक हो, बुड़बक बिहार में कहा जाता है बुड़बक, यूपी में कहा जाता है पगलेट, और हमारे यहाँ चंबल में कहा जाता है उड़क चिल्लू। क्या कहा जाता है, उड़क चिल्लू हो क्या तुम। इन पापियों को ना ये सॉल्व करना ना आ रहा, हम सोच रहे थे कि कोई काम का चीज़ नहीं है, बच्चों को जब जरूरत पड़ रही कर लेंगे, चलो आओ, लेकिन हमको क्या पता था तुम उड़क चिल्लू निकलोगे। तो देखो ये आर स्क्वायर है, यहाँ क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हमें गुणनफल भी तो पढ़ना है ना बेटा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a और बी की जगह क्या है बी कॉस थीटा, ठीक है। ये किसका मान हुआ बेटा, इसका स्क्वायर, और प्लस इधर क्या है बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। मुझे क्या पता कि तुम इतने बड़े पगलेट हो, इतने बड़े बुड़बक हो। इन दोनों में से देखो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से बेटा बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर हमने दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। मेरे गांव में बेटा इसका मान होता है 1, और अगर आपका गांव भी इसी गोले पर है, पृथ्वी पर ही है, तो आपके गांव में भी इसका मान 1 होता होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कैसी पागलपंती की बातें कर रहे थे यार तुमसे, तुम्हारे भरोसे एक चीज़ छोड़ दो तो तुम रायता फैला देते हो। कोई बात नहीं, हम रायते समेट नहीं आए हैं। क्लियर है, चलो अब इतना हो ही गया है तो एक सवाल भी हो जाए, इतना हो ही गया है भैया तो एक सवाल भी हो जाए। ये मेरा अलार्म अलग रोने लगता है पगला। सवाल में क्या करवाओगे मास्टर, हमने कहा सोचने दो क्या करवाएं सवाल में, 30 डिग्री 35 डिग्री 37 डिग्री, कुछ भी कर लेते हैं आप। हमने कहा यहाँ पर एक सदिश है 2a, यहाँ पर एक सदिश है a दूसरा सदिश कितना है, एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, इनके बीच एंगल कितना है 120 डिग्री। परिणामी याद करो, कौन याद करो, परिणामी ऑब्वियसली इनके बीच में कहीं आएगा, परिणामी इनके बीच में कहीं आएगा। अब हमारे पास तो डायरेक्ट सूत्र है, इनको ऐड करना है। तो देखो परिणामी r इज इक्वल टू कितना हो जाता है अंडर द रूट ए स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है ए, बी का मान किसके बराबर है 1, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह कितना 2a, और बी की जगह a है, cos 120 डिग्री का मान ले बताना कमेंट में, मैं घर से याद करके आया था भूल गया, तो r इज इक्वल टू ये 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू a स्क्वायर cos 120, याद आ गया -1/2, मैं भूल गया था, याद आ गया। यस वेरी गुड। इससे उड़ी बाबा कितना आया 2, तो जो परिणामी आएगा बेटा r वो कितना हो गया अंडर द रूट 5a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बोले तो ये 3a स्क्वायर। तो परिणामी r का मान कितना आ गया, r का मान आ गया √3a, r का मान कितना आ गया बेटा √3a, ठीक है। अब हम गल की बात करते हैं, गल कौन सा गल, एंगल। ये जो परिणामी आएगा, परिणामी मैंने नहीं बोला कि इनके बीच में कहीं आएगा r,
और आर का मान हमने ज्ञात कर लिया, आर का मान बेटा हमने ज्ञात कर लिया। अब एंगल है ना, ये पहले वाले सदिश से एंगल अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का सूत्र क्या होता है, तो मास्टर टेन अल्फा इज इक्वल टू आपने कहा था इस होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, कैसे बोला था मैंने, तो बी का मान कितना ए साइन 120 डिग्री अपॉन ए का मान कितना है 2a है प्लस बी की जगह कितना ए कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया ऊपर ए साइन 120 का मान मेरे गांव में होता है √3/2 इधर 2a प्लस ए और कॉस 120 का मान माइनस का 1/2 ठीक है। तो देखो बेटा ये ऊपर कितना बचा √3a अपॉन 2, नीचे कितना आ गया, नीचे कितना आ गया 3a/2, नीचे आ गया 3a/2, काटा कूटा मचाओ तो 2 से 2 उड़ी बाबा, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आई, टेन अल्फा इज इक्वल टू आ गया √3/3, तो इसको लिख लो √3, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 3 को हम अपने खुद के पर्सनल हाथों से लिख सकते हैं √3 × √3, 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इससे कर गया। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी 1/√3, टेन अल्फा की वैल्यू 1/√3 आई है, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी बची बेटा 1/√3। इसका मतलब अल्फा बताओ कितना हो गया, जल्दी कमेंट में बताओ, इसका मतलब जल्दी बताओ अल्फा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, अल्फा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया बेटा 30 डिग्री, आर का मान कितना आ गया √3a, समझ गए। तो दो सदिश अगर आपको दिए हैं उनके बीच कोण दिया है, तो परिणामी कैसे ज्ञात करोगे, एंगल कैसे ज्ञात करोगे, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और बेटा ये सारी चीजें सीखना, एक बार इन सवालों को फिर से आप अपने घर पर करना, खुद से पर्सनल हाथों से फिर से घर पर करना, घर पर एक बार और करना प्लीज, है ना। मैंने दिया करवा दिया, खुद से करना, कर लो तो अच्छी बात है, नहीं कर लो तो फिर सॉल्यूशन एक बार और देखना। हम एक एग्जांपल और दे देते हैं एज ए होमवर्क, ठीक है। अब मैंने इधर लिया कितना a और इधर लिया कितना 2a, इधर कितना ले लिया भैया 2a, ध्यान देना ये वाला सदिश है, ये वाला सदिश 2a, मतलब a का मान a ही है, b का मान 2a, एंड एंगल बिटवीन देम इज स्टिल 120 डिग्री, एंगल बेटा इनके बीच अभी भी 120 डिग्री है। तो आपको इनका परिणामी ज्ञात करने का है और अल्फा ज्ञात करने का है। अल्फा क्या है मास्टर, अल्फा क्या है, तो हमने कहा कि इनका परिणामी इनके बीच में कहीं आएगा, इनका जो परिणामी है ना वो इनके बीच में कहीं आ जाएगा, ऐसे मान लीजिए धरा दिया है आर, परिणामी आर, ठीक है। ये टोटल एंगल बेटा 120 था, इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। अल्फा कौन सा एंगल होता था, ये वाला बेवकूफ, कौन सा बेवकूफ, ये वाला एंगल अल्फा होता था। तो आर और अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है सिद्धत के साथ, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क, ग्रह कार्य कहते हैं मातृभाषा में। अब बात करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट तो छोड़ो, आसान होता है, ये बहुत काम आएगा 12th क्लास में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किसमें, अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ, वेरी वेरी टेस्टी, टेस्टी नहीं खाने का नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा तो सदिशों के गुणनफल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे हमने कहा एक सदिश है ए और दूसरा सदिश है बी, तो हम इनका गुणा करना चाहते हैं, तो बीच में कौन सा चिन्ह लगाएं, तो बेटा बीच में कौन सा चिन्ह है इसका इंपॉर्टेंस होता है वेक्टर में, अपने मन से कुछ नहीं लगा सकते, अलग अलग केस में अलग अलग आंसर आता है, अलग अलग आंसर आता है। इधर डॉट भी हो सकता है या क्रॉस भी हो सकता है, डॉट क्रॉस, ठीक है। तो डॉट है उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा पढ़ लो, शांति से पढ़ लो, आज बेसिक मैथ्स का आखिरी लेक्चर है, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा लास्ट ईयर में नहीं था, तुम थे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक बार रिवीजन हो गया। कोई नया बच्चा आया, उसका क्यों बुरा हो, उसका भविष्य बर्बाद क्यों हो। नेक्स्ट टर्न पर तुम फिजिक्स स्टार्ट कर ही रहा है, क्या स्टार्ट कर रहा है फिजिक्स। अरे ट्रांसलेशन किसी को मत करो 2a 2b को, भाई वो क्या 2a को ट्रांसलेशन करने से हो जाएगा, कुछ मत करो ट्रांसलेशन, जो सूत्र अपन ने निकाला है ना आर का और टेन अल्फा का, वो सूत्र लगाना जो मैंने सवाल दिया होमवर्क का उसमें, ठीक है। तो अदिश गुणनफल इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट गुणनफल, प्रोडक्ट और सदिश गुणनफल इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस गुणनफल, ठीक है। तो इन नामों से ज्यादा अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल से ज्यादा उपयोग, है ना, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल इन नामों से ज्यादा उपयोग हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट क्रॉस, ठीक है। जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना बेटा, इससे जो राशि आती है वो अदिश आती है, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके बाद जो राशि आती है वो अदिश आती है, इसलिए बेटा ये अदिश गुणनफल कहलाता है। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इससे जो राशि आती है वो सदिश आती है, वो कैसी आती है, सदिश आती है, इसलिए हम इसको सदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला आसान है डॉट वाला, क्यों, सिर्फ परिमाण ही तो देखना है, दिशा तो होगी नहीं क्योंकि अदिश आएगा, परिणामी कैसा आएगा अदिश, तो दिशा का कोई रोना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्रॉस गुणनफल, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि आपको क्रॉस गुणनफल आता है मतलब सवाल हो गया, जेईई मेंस में सवाल पूछे गए, ठीक है। तो बी केयरफुल इससे, और 12th में बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th, है ना, 12th क्लास के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करेगा। तो अदिश गुणनफल का परिणामी अदिश राशि होती है, हम आपको ऑलरेडी बता चुका है कि अदिश गुणनफल का परिणामी क्या होता है बेटा, एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, एक सदिश ए दूसरा सदिश बी, इनके बीच एंगल थीटा डिग्री, तो जब हम इनका गुणनफल करते हैं ए डॉट बी, तो ये होता है बेटा सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण और कॉस ऑफ थीटा, इनके बीच का एंगल, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन होता है, याद रखना, ये हम कहें इसका सूत्र होता है, इसको याद रखना, नहीं तो फिर गाना गाने लगेगा। ए डॉट बी बराबर सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कॉस थीटा, ठीक है, आसान होता है, ठीक है। अब देखो इसमें कि दो सदिश दिया, एक सदिश दिया हमें ऐसा, एक सदिश हमको दिया बेटा ऐसा, दूसरा सदिश दिया हमको वैसा, दिस इज अ एक सदिश एंड दिस इज अ दूसरा सदिश, हमको ये दो सदिश दिए हुए हैं, दो सदिश दिए हुए हैं। अब हमें इनका गुणनफल करना, तो हम कैसे गुणा करते हैं कि इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, ऐसे ही करते जाते हैं, इसका इससे, ठीक है, इसका उससे, ठीक है। तो ऐसे अपन गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको आप भूल जाओ, गोली मारो फालतू का, तरीका याद रखो, मैं बता रहा हूं,
तरीका कौन बताएगा? थारा भाई कौन? अमित। तो डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, क्या करना है बेटा? डॉट गुणनफल करना है। तो ए सदिश डॉट बी सदिश, तो इससे आसान बेटा कोई चीज़ है ही नहीं। भगवान इससे आसान चीज़ बनाना चाहते थे, लेकिन तब तक फोन आ गया भगवान का, तो इससे आसान चीज़ बना नहीं पाए वो। कोई चीज़ इससे आसान नहीं है। बताओ कैसे करते हैं? तो सिंपल सी बात है, कान में बताऊँ? चलो पहले इधर बता देता हूँ। आई वाले का गुणा आई वाले पद से, जे वाले का गुणा जे वाले पद से, के वाले का गुणा के वाले पद से, है ना? मैंने बताते बताते एक्सरसाइज भी कर ली। आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से, और के वाले का के वाले से, खत्म बात। ठीक है, सारणी के क्रॉस में करते हैं, सारणी डिटरमिनेंट क्रॉस में। ये तो बहुत आसान होता है, आई वाले का आई वाले से करो तो ए वन ए टू, बी वाले का सॉरी जे वाले का जे से, इधर जे का बी वन, इधर जे का बी टू, तो बी वन बी टू, बी वन बी टू, बी वन बी टू, और सी वाले का सी वाले से, सी वन सी टू। समझ गए? ठीक है, तो इसको याद रखना। तो ये आसान होता है, ये आसान होता है। हमें आदेश जो गुणनफल है ना, इसका नाम ही रख देना चाहिए, नाम रख देना चाहिए आसान गुणनफल। सदिशों का आसान गुणनफल इसका नाम रख देना चाहिए। मैं बेटा ले लो ले लो, ये आपका चॉइस है कि आपको कौन सा बैच लेना है। यस, बस जो भी बैच लो, जहां पर भी लो वहां दिल लगा के पढ़ो, दिल लगा के। आओ, सदिश गुणनफल है ना, ये तुलनात्मक रूप से बेटा थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें परिमाण भी देखना है, दिशा भी देखनी है, परिमाण भी देखना है, दिशा भी देखनी है ना। गुणनफल करने की मैं टेक्निक बता दूंगा, टेक्निक है ना, तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। गुणनफल की तो मैं टेक्निक बता दूंगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर दिशा देखना। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? दिशा देखना। लेकिन होता आसान है, होता आसान है, लेकिन लोग पता नहीं पागलपंती करते हैं, इसलिए दिशा में गड़बड़ करते हैं। दिशा देखना बहुत आसान है ना। बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और उसको कर दो। जैसे हम क्या है, इस ये बोतल है ना, बोतल, इसका ढक्कन खोल के टेबल पर रख दो, ढक्कन खोल के टेबल पर रख दो। अब इतना आसान है कि अब ये कठिन काम है कि बोतल का ढक्कन खोल के टेबल पर रखना, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे, और कुछ लोग सही करते हैं, कुछ लोग सही करते हैं। हमने कहा इसका ढक्कन खोल के टेबल पर रख दो, तो कोई लड़का लेगा ऐसे ही रख देगा टेबल पे, लो सर रख दी टेबल पे। हमने कहा पगले ढक्कन भी खोलना था, पूरा सुनो पूरा, ठीक है। किसी को हमने बोतल दी, लो ढक्कन खोल के टेबल पर रख दो, उसने पगले ने ढक्कन तो खोल दिया, कुर्सी पर रख दिया, क्योंकि ध्यान से सुना ही नहीं, पूरा ध्यान सुनना है, ढक्कन खोल के टेबल पर रख दो। जो समझदार लोग होते हैं वो पूरा सुनते हैं, वो ढक्कन खोलते हैं और टेबल पर ही रखते हैं, उनका आंसर सही आता है। तो जो कहा गया वो करने का, ध्यान से सुन के, तो बड़ी आसानी से आंसर आता है। रख दिया, रख दिया, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आओ आओ, तो इसका परिणामी सदिश राशि होती है। यस बेटा, ऑफ कोर्स, इसलिए नाम सदिश गुणनफल है। इसका परिणामी होता है, वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। क्रॉस प्रोडक्ट के परिमाणी को दिशा, राइट हैंड थंब रूल, जिसे हम कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम से देखते हैं। अब यहाँ दिशा देखना है, क्या करना है बेटा? दिशा भी देखना है, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से दिशा देखना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के परिमाणी की दिशा राइट हैंड थंब रूल से देखी जाती है। अब ये रूल है क्या? रूल है क्या? व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल? व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल? तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है मेरे दोस्तों? राइट हैंड थंब रूल में हम दाहिने हाथ की हथेली, ध्यान से सुनना, दाहिने हाथ की हथेली। अब कुछ लोग ना लेफ्ट हैंड यूज करने लगते हैं, तो आंसर तो गलत आएगा ही ना, पूरा नहीं सुना, दाहिने हाथ की हथेली। और एक्सक्यूज के देते हैं, सर हम तो लेफ्ट हैंडर है ना, लेफ्ट हैंडर, एसएसवी जायसवाल हम लेफ्ट हैंडर। तुम पगले हो, पगले। जब लिखा है राइट हैंड तो राइट हैंड ही यूज करना है, ठीक है। कि हथेली को पहले सदिश की दिशा में, पहले सदिश की दिशा में इस प्रकार रखते हैं कि उंगलियों को दूसरे सदिश की ओर घुमा सकें, इस प्रकार रखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना कि उंगलियां इस प्रकार से रखना है कि दूसरे की तरफ घुमा दो, दूसरे की तरफ घुमा दो। ढक्कन खोल के बोतल टेबल पर, यहाँ पर दाहिने हाथ की हथेली इस प्रकार रखना है कि दूसरे सदस्य की तरफ उंगलियां घुमा सको। पहले सदस्य की दिशा में रखना है, इस प्रकार के दूसरे सदस्य की दिशा में उंगलियां घुमा सको। बेटा एक जो कुछ चैप्टर होंगे ना, चुंबकत्व वाले, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंग, इन चैप्टर में बेटा 30 से 35% सवाल, सुन रहे हो? इन चैप्टर्स में 30 से 35% सवाल सिर्फ दिशा देखने के होते हैं, कि अगर आपको दिशा देखनी आती है, आप दिशा देखने में माहिर हैं, तो सवाल सॉल्व हो गया, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। आओ, तो दाहिने हाथ की हथेली को पहले सदस्य की दिशा में इस प्रकार रखते हैं कि उंगलियों को दूसरे सदस्य की तरफ घुमा सकें, ठीक है। और इस प्रक्रिया में जो अंगूठा होता है, अंगूठा हमें सदस्य के परिणामी की दिशा बताता है। दिशा कौन बताता है? ये अंगूठा बताता है दिशा। समझ रहे हो? अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अंगूठा नहीं हो तो फिर पेपर भी ना दे पाओ तुम, है ना। मतलब द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा क्यों लिया था? ताकि वो दिशा चेक ना कर पाए। उसने पढ़ाई की, एकलव्य साहब ने पढ़ाई की, क्रॉस प्रोडक्ट सीखने गए, क्रॉस गुणनफल सीखने गए। अब दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, तो एकलव्य जी ने कहा कि वो तो द्रोणाचार्य जी ले उड़े, हमको नहीं सीखना क्रॉस प्रोडक्ट, हम चलिए अपना घर, हम तीर चलाएगा तीर। समझ रहे हो? चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा गुणा होने वाले सदिश तथा इन दोनों सदिशों के तल की लंबवत होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो बेटा दिशा आती है ना, दिशा, तो वो कैसी होती है कि हम दो सदिशों का गुणनफल कर रहे हैं, ठीक है, ए बी, दो सदिश इनका गुणनफल कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा हमेशा इन दोनों के लंबवत होगी। क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होने वाले सदिशों के लंबवत होगी, ठीक है, ऐसा। तो लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा गुणा होने वाले सदिशों तथा इन सदिशों के तल के लंबवत होगी ना। आप तो बस याद रख लो, काम हो जाता है कि सदिशों के लंबवत होती है। क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा कैसे होती है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट होने वाले सदिशों के लंबवत, ऐसा, है ना। इतना याद रख लोगे तो अपना काम हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा कन्फ्यूज जाओगे। होने वाले सदिशों की लंबवत होती है, बस इतना याद रख लो, काम हो जाएगा। सदिशों की लंबवत होती है, बरोबर। मैं लिखा रहने देता हूँ, नहीं तो फिर कहोगे अधूरा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। चलो लिखा रहने दो, लेकिन बस सिर्फ इतना बात बता रहा हूँ, जिन सदिशों का क्रॉस गुणनफल होता है, जिस उसकी लंबवत होती है। ऑब्वियसली बेटा एग्जांपल तो करेंगे, तुम क्या घबरा रहे हो? डोंट घबराओ। तो देखिए बेटा, हमारे पास दो सदिश दिए हैं, एक सदिश है ए, दूसरा सदिश है बी, दूसरा सदिश है बेटा बी, ठीक है। इनके बीच एंगल कितना है? थीटा। तो जब हम इनका क्रॉस गुणनफल करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो ए का परिणामी यस मास्टर, बी का परिणामी यस मास्टर साइन थीटा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लोचा नहीं है।
अब साथ में ये सदिश होता है तो यहाँ एन कैप आता है, एन कैप। एन कैप क्या होता है? एन कैप बताता है इकाई, इकाई है ना। एन कैप इकाई सदिश है, कैप लगा दिया ना, टोपी पहना दिया ना, टोपी पहना दिया तो इकाई सदिश हो गया एन कैप। तो ये एन कैप क्या बताता है? ये ए क्रॉस बी की दिशा बताता है, दिशा में होता है। अब दिशा देखते कैसे हैं? राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। अब देखो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं, क्रॉस गुणनफल हो रहा है, तो दो सदिश होना, दो सदिश हैं क्या? यस सर हैं, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी। तो इसमें से ये वाला पहला सदिश हुआ, जो पहले लिखा है वो पहला सदिश, और ये वाला दूसरा सदिश, ये वाला दूसरा सदिश। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि पहले सदिश की दिशा में, पहले सदिश की दिशा में राइट हैंड की हथेली ऐसे रखो कि दूसरे की तरफ घुमा पाए। तो पहला कौन सा है? ये तो ए की दिशा में हमने, ए की दिशा में हमने हथेली रख ली, ऐसे ए की दिशा में हमने राइट हैंड की हथेली रख ली। अब कहा गया कि बी की तरफ घुमाओ, बी की तरफ घुमाओ। तो देखो कुछ पगले होते हैं ना, वो ऐसे घुमाते हैं, सर उंगलियां घूम ही नहीं रही हैं, सर सर नहीं घूम रही होंगी, दर्द हो रहा है, उंगलियां नहीं घूम रही हैं। भैया भैया थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसे रखो ना, ऐसे ए की तरफ रखा, घूमी उंगलियां बी की तरफ, ए की तरफ रखा, घूमी उंगलियां बी की तरफ। ओ यस यस सर, घूम गई। तो पहले सदिश की दिशा में, दिस इज द पहला वाला सदिश, दिस इज द दूसरा वाला सदिश। पहले सदिश की दिशा में राइट हैंड की उंगलियां ऐसे रखो कि दूसरी की तरफ घूम जाए। घूम गई ना, घूम गई, ऐसा घूम गई, ऐसा घूम गई। तो अंगूठा कहां जा रहा है? बाहर। अंगूठा कहां जा रहा है? बाहर। बाहर मतलब प्लस जेड दिशा में, बाहर मतलब प्लस जेड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? प्लस के कैप। तो इस पर्टिकुलर केस में दिशा क्या आएगी बेटा? इस पर्टिकुलर केस में दिशा आ जाएगी, इस केस में दिशा है ना, इस केस में दिशा, या ऐसे लिखो ना, ए क्रॉस बी है ना भाई, इसकी दिशा अभी फिलहाल क्या आ रही है? इसकी दिशा फिलहाल आ रही है बेटा के कैप, हमेशा नहीं, इस केस में के कैप आ रही है। अब देखो भाई, ये अगर हम कहें बी क्रॉस ए करो, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए की दिशा आप बता दो, आप बता दो, सब लोग कोशिश करना। बी क्रॉस ए की दिशा सर सेम ही होगी ना, उधर ए था इधर, हमने देख लें, ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए पड़ गया, ये वाला अपना पहला सदिश है और अब ये वाला अपना दूसरा सदिश है। तो पहले सदिश की दिशा में राइट हैंड की हथेलियां, पहले सदिश की दिशा में राइट हैंड की हथेली ऐसे रखना कि दूसरे की तरफ घुमा पाओ। रखो रखो जल्दी से। जीरो लिख रहा है वो आदमी, जीरो लिख रहा है। देखो बेटा, तुम्हारे टेस्ट के नंबर नहीं पूछे जा रहे हैं जो तुम जीरो लिख रहे हो, दिशा पूछ रहे हैं। तो देखो दिशा क्या होगी? अब कुछ बालक करेंगे सर, हम ऐसे रख लें, ऐसे उंगलियां ऐसे नहीं घूमती, उंगलियां उल्टा है ना। कोई कहेगा नहीं सर ऐसे, पहला सदिश अब बी है, पहला सदिश बी है, बी की तरफ उंगलियां ऐसे घुमाएंगे हमने। भैया सीधे तरीके, सीधे तरीके, बी की तरफ उंगलियां रखो, एक तरफ घुमा दो, देखो बी की तरफ रखी, एक तरफ घूमी, बी की तरफ एक तरफ घूमी। अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर। अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर। तो इसकी दिशा क्या आ जाएगी? इसकी दिशा आ जाएगी बेटा माइनस के कैप। आप में से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया आंसर देख के। ओके चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी। दिशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इस वेक्टर में 10-15 मिनट की चीजें और बची हैं, 10-15 मिनट की, वो हम कल पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कल ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो भैया जो लोग भी अभी इधर उधर भटक रहे हैं, क्लास नहीं लेते हैं, क्लास नहीं आते हैं, बेटा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत छूट गया ना, तो फिर 12th क्लास में समस्या रहने वाली है पूरे साल। तो बेटा कितने लोग टच में थे, कितने लोग इन चीजों का आनंद ले रहे थे? जरा थम्स अप पर वोट करो, मतलब थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ, जल्दी से खेल जाओ, थम्स अप थम्स डाउन। कितने लोग टच में थे? अब कुछ नहीं, बता एक स्लाइड बची है बेटा, 2 स्लाइड ज़्यादा सर, 2 स्लाइड हम आपको होमवर्क भी देगा, 2 स्लाइड बची है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लव यू लव यू। तो मित्रों आज के लिए इतना ही है ना। अपन कल मिलेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करना। हाँ दूसरी चीज, अगर आपको वेक्टर का डीपीपी मिलता है, वेक्टर का डीपीपी मिलता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले सवाल नहीं करने। कौन सवाल नहीं करने? क्रॉस गुणनफल वाले सवाल नहीं करने। भी क्लियर? बस मैं लिख दूंगा। तो बच्चों मन लगा के दिल लगा के और दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।